हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो साथियों, शंकर IAS एकेडमी की इस 9th एडिशन की इन्वायरमेंट की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसके चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 4। नाम है एक्वाटिक इकोसिस्टम। साथियों, ये 4 पार्ट जो है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, यह मैं कोशिश करूँगी कि इसको करवा दूँ एक ही में ही, बाकी सारा बचा हुआ नहीं होगा तो पार्ट 5 लाएंगे, देखते हैं कैसे क्या होता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। चैनल वगैरह ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भाई यहाँ पे जो शुरुआत है वो हम कोरल रीफ से करेंगे। कोरल रीफ क्या है पहले समझिए। कोरल रीफ एक्चुअली एक लिविंग एनिमल ही होता है, ये जीवित जानवर ही आप इसको मानो, ठीक है। और इसका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अब सिम्बायोटिक क्या होता है और सारे के सारे रिलेशनशिप्स जो होते हैं उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से जब चैप्टर 1 पढ़ाया था तो बताया था। फिलहाल मैं बता देती हूँ कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि हर एक जो है ईच गिव्स समथिंग टू अदर एंड गेट्स समथिंग रिटर्न इन बैक। मतलब दो लोग अगर साथ में रह रहे हैं तो एक इसको कुछ दे रहा है और बदले में ये भी इसको कुछ दे रहा है, ठीक है ना, समान भाव से। अच्छा, तो इसका कोरल रीफ का ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ चलता है? ये चलता है ज़ूज़ैंथिले, ठीक है। ज़ूज़ैंथिले के साथ ये इसका रिश्ता चलता है। और ये ज़ूज़ैंथिले क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक एल्गे है जो रहता है किसके ऊपर? कोरल के ऊपर रहता है। सी के फ्लोर पे रहने की बजाय यहाँ पे क्या होता है कि ये कोरल के ऊपर रहता है, क्योंकि एल्गे रहता है कोरल के ऊपर जो कि काफ़ी पास होते हैं ओशन सरफेस के पास में। ताकि क्या होता है कि जो देखो ये कोरल के ऊपर रहेगा, ये वाला एल्गे, नाम क्या बताया मैंने? नाम बताया ज़ूज़ैंथिले। ये एल्गे जब कोरल के ऊपर रहेगा तो ये रहेगा ओशन के सरफेस के पास, ठीक है, पानी के सरफेस के पास रहेगा। तो एल्गे को क्या फ़ायदा मिलता है? फ़ायदा मिलता है यहाँ पे कि ये बढ़िया से सनलाइट पा पाता है, ठीक है। चलो, तो आप कहेंगे मैम कोरल को क्या फ़ायदा मिलता है एल्गे के रहने की वजह से? तो देखिए, ज़ूज़ैंथिले ये कोरल को असिस्ट करता है न्यूट्रिएंट को प्रोड्यूस करने में। किसके माध्यम से? फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज़ के माध्यम से। और ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कोरल को एक फिक्स्ड कार्बन कंपाउंड्स प्रोवाइड करती हैं फॉर एनर्जी, अपना कैल्सिफिकेशन और बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए, और मीडिएट करने के लिए एलिमेंटल न्यूट्रिएंट फ्लक्स। तो ये फ़ायदा पहुंचा रहा है एल्गे कोरल को, तो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं ना। अब देखिए, जो टिश्यूज़ होते हैं कोरल के, है ना, खुद में ही वो एक्चुअली इतने खूबसूरत कलर्स के नहीं होते हैं, है ना, ऑफ द कोरल लीफ। समझिएगा, द टिश्यूज ऑफ कोरल देमसेल्फ आर नॉट एक्चुअली द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ द कोरल लीफ। आप देखते हो ना कितनी सुंदर सुंदर कोरल लीफ होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोरल के टिश्यूज इतना अच्छा कलर इनको देते हैं? नहीं, है ना, बट ये तो बल्कि सिर्फ वाइट कलर देते हैं। तो आप कहोगे हैं तो फिर ये इतने सुंदर सुंदर कलर्स आते कहाँ हैं कोरल में? देखिए, जो कोरल्स अपना ये जो कलरेशन पाता है ना, ये यही जो ज़ूज़ैंथिले रह रहा है ना इसके साथ में, यही अपने टिश्यूज से देता है। जो इस टिश्यूज़ के अंदर अपने टिश्यूज से क्या देता है, सॉरी, इसके जो कोरल के टिश्यूज़ है इसके अंदर ये रह रहा है और ये कलर यही प्रदान करता है ज़ूज़ैंथिले, ठीक है ना। चलो, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, जो होस्ट कोरल पॉलिप है, जो भाई कोरल ज़ूज़ैंथिले को रखे हुए हैं, तो अब जो ये कोरल है ये बदले में प्रोवाइड करता है ज़ूज़ैंथिले को एक अच्छा एनवायरनमेंट। अब कोरल क्या दे रहा है ज़ूज़ैंथिले को? एक बढ़िया एनवायरनमेंट दे रहा है जहाँ पे वो ज़ूज़ैंथिले रह रहा है, और बढ़िया सप्लाई मिलती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की, ताकि इसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बढ़िया से हो सके। तो ये सब फायदे कोरल प्रोवाइड कर रहा है ज़ूज़ैंथिले को। अब देखिए, यहाँ पे 2 तरह के जो है वो कोरल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा हार्ड कोरल्स, ठीक है ना, और दूसरा मिलेगा सॉफ्ट कोरल्स, ठीक है। तो जैसे कि मान लो सॉफ्ट कोरल जैसे सी फैंस हो गए, गॉर्गोनियंस हो गए। तो अब एक बात ये आती है कि हार्ड कोरल्स जो होते हैं, ये हार्ड कोरल्स यही जो है वो बनाते हैं कोरल रीफ। जो आप कोरल रीफ देखते हो ना, इतनी फेमस हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और प्रकृति के लिए अच्छी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड कोरल्स के द्वारा बनाई जाती हैं, ना कि सॉफ्ट कोरल्स के द्वारा, ठीक है। अब देखिए, जो ये
कोरल रीफ बनाई जाती हैं, ये जो जिससे बनाते हैं वो छोटे छोटे जानवर होते हैं, और इन छोटे जानवर को बोलते हैं पॉलिप्स। क्या बोलते हैं? पॉलिप्स। और जैसे ये पॉलिप्स बाहर आए, उगे, उसके बाद मर गए, तो ये क्या करते हैं, ये अपना लाइमस्टोन, दैट इज अपना जो कैल्शियम कार्बोनेट के इनके जो स्केलेटन्स हैं वो ये छोड़ देते हैं वहीं पे। ठीक है ना। ये वैसे भाई निकले, अपना जीवित हुए, जीवित होने के बाद मर गए, तो जब ये मरते हैं तो क्या होता है कि ये अपने स्केलेटन्स को, ठीक है ना, लाइमस्टोन स्केलेटन्स को, लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के जो बने हुए इनके जो हड्डियां हैं, ये इस पर छोड़ दिया इन्होंने, छोटी 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 छोटी। और लाइमस्टोन, ये इसमें क्या होता है, जो लाइमस्टोन इन्होंने छोड़ा, इसमें नए पॉलिप्स आ जाते हैं, ये इनके मरने के बाद नए पॉलिप्स आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि कोरल रीफ में आप देखते हो कि स्केलेटन्स इकट्ठा 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 हुआ करते हैं, और ये अल्टीमेटली क्या होते हैं, ये कवर होते हैं अल्टीमेटली बाय लिविंग पॉलिप्स। तो क्या हो रहा है, जैसे मान लो पॉलिप्स आए, हाँ पॉलिप्स आए, जीने के बाद मरे, इनका स्केलेटन्स यहीं रह गए, फिर इन पे नए पॉलिप्स आए, वो जिए, फिर वो मर गए, तो इनके स्केलेटन्स रहेगा, तो ऐसे इकट्ठा हो के खूब सारे हो गए, और उसके ऊपर जो है वो रह रहे हैं अभी प्रेजेंट के जो लिविंग वाले होंगे पॉलिप्स। इतनी बात समझ में आई। चलो अब क्या हो रहा है, जो ये कोरल रीफ बन रही है, तो रीफ बनती है या हर्मा टाइप कोरल्स ये बनते हैं, बहुत सारे शेप्स में बनते हैं। इनके जो शेप होता है वो बड़ा अलग अलग तरह का होता है। ये ब्रांच वाला भी हो सकता है, टेबल जैसा भी हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है बड़े बड़े कप्स जैसा दिखे, बाउल्डर्स या नॉब जैसा दिखे, कुछ भी तरह का शेप हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो हम ये कोरल रीफ देखते हैं वो आपको दिखेगी कहाँ पे दिखेगी, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर में, है ना, ट्रॉपिकल वाटर में, सब ट्रॉपिकल वाटर में। और यहाँ पे साथ में कुछ डीप वाटर कोरल्स भी होते हैं। ये डीप वाटर कोरल्स आप कहाँ पाओगे, आप पाओगे ऐसे ठंडे इलाकों में, जो आपको कोल्डर रीजन्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो ये कोल्ड वाटर कोरल्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। देखिए जो कोरल्स होते हैं ना, ये बहुत ही डीप, मतलब बहुत ठंडे पानी में, जहाँ पे 39 to 55 डिग्रीज फ़ारेनहाइट हो, इतने ठंडे पानी में रहते हैं। और यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ये कहता है कि यहाँ पे कोल्ड वाटर जो रीफ हैं वो पूरे वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा हैं कंपेरेटिवली टू ट्रॉपिकल रीफ्स। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, यहाँ देखिए 6 अलग अलग कोरल स्पीशीज़ जो है माने जाते हैं कि वही कोरल रीफ बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कोल्ड वाटर रीफ है, ये है, नाम याद रखिएगा, रोस्ट रीफ। कहाँ पे है? ये है नॉर्वे में। कहाँ है? नॉर्वे में है। ठीक, इतनी बात समझ आई। चलो, अब हमने कोरल रीफ के बारे में आपको बताया, अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में आपको बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। ये आपको दिखेंगे इन अ शैलो ट्रॉपिकल एरियाज़ में, जहाँ पे पानी एकदम साफ़ हो, क्लियर हो और हल्का गुनगुना हो, वार्म हो। ये इंडिया के वाटर की बात करें तो रफली करीब 19,000 स्क्वायर किलोमीटर का पानी जो है वो कवर है हमारे यहाँ का कोरल रीफ से। बहुत ही प्रोडक्टिव कॉम्प्लेक्स कोस्टल इकोसिस्टम है, बहुत ही ज़्यादा हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यहाँ पे बहुत जीव जंतु मिलेंगे, बहुत ही हाई प्रोडक्टिविटी है यहाँ पे। देखा जाए तो अपना खुद का प्राइमरी प्रोडक्शन है, सपोर्ट इसके साथ साथ इसको आसपास के हैबिटेट से मिलता है। इसके साथ साथ रीफ बिल्डिंग कोरल्स जो होते हैं उनका मैंने बताया कि सिम्बायोटिक जो है एसोसिएशन है पॉलिप्स का। पॉलिप्स क्या है? कोरल एनिमल्स। और उसके साथ कौन मिलते हैं? जूज़ैंथले, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक एल्गे हैं, दोनों के साथ मिलके काम होता है। ये जनरली धीमे धीमे, मतलब स्लो ग्रोइंग कॉलोनीज एनिमल्स की, धीमे धीमे बढ़ती है, लेकिन जूज़ैंथले बहुत तेज़ी में बढ़ता है। जूज़ैंथले जो है फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। अब देखिए, इवन दो कोरल जो है वो न्यूट्रिएंट पुअर वाटर में भी रह सकता है, ऐसे पानी में जहाँ पे न्यूट्रिएंट की कमी भी हो वहाँ भी कोरल रह सकता है। लेकिन इनकी जो कैपेसिटी है रिसाइकिल करने की कम वाले न्यूट्रिएंट में, है ना, ये बहुत है, ये समझ लीजिए, बढ़ते हैं। अच्छा, कोरल रीफ इकोसिस्टम में बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी हो ना हो, जो ऐसे प्लांट जो बहुत ही कोरल के करीब रहते हों, है ना, जो साथ में मिलके बहुत अच्छे से काम करते हैं, रिसाइकलिंग, इससे जो है कोरल रीफ बहुत, इस सबसे फ़ायदा ये होता है कि कोरल रीफ एक्सट्रीमली हाई प्रोडक्टिव हो जाती है बायोडाइवर्सिटी में, इतनी कि जैसे आप समझो इन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशंस कहा जाता है। अब आप इतनी बात समझ लो कि कितनी बड़ी बात कह दी गई कि इन्हें
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशंस भी कह दिया जाता है। तो ये फीचर्स समझे कितने बढ़िया बढ़िया हैं, ऐसी थोड़ी इसको सेव करने की इतनी बात चलती रहती है। तो अब इसको ये समझिए जहाँ पे इसकी लोकेशन, उस बेसिस पे इसको कैसे क्लासिफाई करा गया है। ये देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन एंड देयर लोकेशन, यहाँ समझते हैं। देखिए क्लासीफाई इसको करा जाता है इनकी लोकेशन पे देख के, है ना, कि किस हिसाब से है, का बैरियर क्या है, पैच क्या है, उस हिसाब से इसको क्लासिफिकेशन मतलब इसको क्लासीफाई करा गया है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा कि जो फ्रिंजिंग रीफ्स हैं वो काफ़ी कंटीजियस हैं विद द शोर। आप देखेंगे ना कि जो किनारा है उसके पास आपको दिखेंगी सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, बाय अकरिंग रीफ फॉर्म, जो आपको अंडमान्स में देखने को मिलती हैं। अच्छा, तो ये फ्रिंजिंग वाला समझे। अब उसके बाद पैच रीफ जो होती हैं, पैच रीफ्स ये जो है अलग रहती हैं, ये डिसकंटिन्यूट पैचेस रहते हैं। ये आपको शोरवर्ड ऑफ शोर रीफ स्ट्रक्चर में दिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ देखते हो हमारे यहाँ पाक बे में है, गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ कच्छ है, यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस तरीके के। फिर आती है बैरियल रीफ, क्या है, अलग अलग तरह की रीफ्स बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये बैरियर रीफ है, ये लीनियर ऑफशोर रीफ स्ट्रक्चर होते हैं, जो आप देखोगे कि ये पैरेलल चल रहे होते हैं कोस्ट लाइन के साथ साथ चल रहे होते हैं, और ये निकल के आते हैं जो थोड़ा सा हल्का सा डूबा हुआ सबमर्ज शेल प्लेटफॉर्म होता है ना, वहाँ से जो पानी होता है इन रीफ और शोर के बीच में, रीफ और किनारे के बीच में, इसे ही बोलते हैं हम लोग लगून, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा रही थी। तो बैरियर रीफ आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी, निकोबार और लक्षद्वीप में आप इसको ऊपर पाओगे, ठीक है। फिर एक तरीके की और समझते हैं, वो कहते हैं जिसका हम लोग अटोल, अटोल जो है ये क्या कहते हैं, अटोल ये एक सर्कुलर या सेमी सर्कुलर रीफ होती हैं जो आती हैं फ्रॉम द सबसाइडिंग सी फ्लोर प्लेटफॉर्म एज कोरल रीफ। क्यों? क्योंकि कोरल रीफ लगातार जो है बढ़ती रहती है वहाँ पे। तो एग्जाम्पल अटोल के देखें ना, तो इसमें लक्षद्वीप और निकोबार देखने को इनसे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि जब क्लासिफिकेशन बात करते हैं लोकेशन के बेसिस पे, तो इसमें हम डिवाइड करते हैं फ्रिंजिंग में कोरल को, पैच, उसके अलावा बैरियर और अटोल में। और ये कहाँ कहाँ मिलती हैं, कैसे कैसे पाई जाती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो जब रीफ बिल्डिंग जो है वो एकदम एक जैसा ना बढ़े, है ना, तो रीफ जो है वो क्या बन जाती है, वो सबमर्ज हो जाती है, बन जाती है सबमर्ज बैंक्स एज, जैसे कि हम लक्षद्वीप में देखते हैं। अच्छा, सी ग्रास भी होती हैं, सी ग्रास भी उगती हैं कहाँ, जो कवारत्ती अटोल है, मैंग्रोव्स बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे अंडमान एंड निकोबार कोरल रीफ के अंदर। अच्छा, तो ये 4 मेजर जो रीफ एरियाज़ है इंडिया के अंदर, उसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलती है। उसके बाद लक्षद्वीप आइलैंड में आप देखोगे, गल्फ ऑफ मन्नार में देखोगे, और फाइनली गल्फ ऑफ कच्छ में भी देखोगे, ठीक है। तो अब बात आती है कि भाई फंक्शन क्या होता है इस कोरल रीफ का, क्या काम करती है कोरल रीफ। तो ये चीज़ समझो कि जो कोरल रीफ होती है ना, ये एक नेचुरली प्रोटेक्ट करती है, मतलब एक तरीके से ये नेचुरली प्रोटेक्टिव बैरियर्स के तौर पे काम करती है। किसके लिए? जो इरोजन होता है, ठीक है, क्या स्पेलिंग लिख रही थी मैं, इरोजन होता है, या बहुत तेज स्टॉर्म सर्ज होता है, एकदम से मार तूफान उफान आया, या जो है वो जो है इरोजन हुआ, तो इन सबको प्रोटेक्ट करती है। ये जो कोरल एनिमल्स हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब हाईली अडेप्टेड होते हैं फॉर कैप्चरिंग प्लैंक्टन्स फ्रॉम दी वाटर, इसलिए ये जो है वो कैप्चर कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को। तो मैंने बताया था एक्सेस न्यूट्रिएंट हो जाते हैं तो यूट्रोफिकेशन और ये वो दुनिया भर की बातें ये सब हो जा लगती है, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, तो इससे ये बचाते हैं। तीसरी चीज़ क्या कि ये सबसे बड़े लार्जेस्ट बायोजेनेटिक कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसर होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। मैंने बताया कि ये स्केलेटन छोड़ते हैं लाइमस्टोन का, तो ये बहुत बड़े, सबसे बड़े बायोजेनिक जो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसर हैं। ये हमें प्रोवाइड करते हैं सबस्ट्रेट फॉर मैंग्रोव्स। मैंने बताया मैंग्रोव्स वहाँ रहते हैं साथ में, तो वहाँ कोरल रीफ्स, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को हैबिटेट देती है, लोग मतलब जानवर रह सकते हैं, प्लांट्स रह सकते हैं, इंक्लूडिंग एवी फौना। तो ये सब क्या होता है ये सब हम बता चुके हैं आपको, एवी फौना वगैरह, तो आप उस पूरे चैप्टर को मतलब कुल मिला के पढ़ते हुए जाइएगा। तो अब हम ये बहुत देर से कह रहे हैं कि खतरा होता है, तो थ्रेट है क्या? देखिए, कोई भी थ्रेट होता है ना, कोई भी चीज़ रिस्क होती है तो वो दो तरह से होती है। एक तो भाई उसको मैन मेड खतरा होता है,
और एक नेचुरल खतरा भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन नेचुरल खतरे में क्या होता है ना, चीज़ें बहुत ही लाइट होती हैं, रिजर्वेट की जा सकती हैं। मैन मेड में बड़ी तेज़ डिप्लीट होती हैं चीज़ें। तो आइए पहले हम नेचुरल कॉजेज़ की बात करते हैं। तो भैया क्या हो सकता है कि नेचुरल कॉजेज़ में भी ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ रीफ डिस्ट्रॉइंग मैकेनिज्म, जैसे ब्लीचिंग या जो भी ज़रूरी सिम्बायोटेंट्स हैं जो साथ में रहते हैं, वो अगर ख़त्म हो गए तो रीफ ख़त्म होने लगती है। लेकिन अब मेन देखिए, तो एक ही बात हमने करी कुदरती खतरे के बारे में, लेकिन भैया जब हम बात एंथ्रोजेनिक मतलब इंसान द्वारा मैन मेड खतरों की बात करेंगे तो बहुत सारे हैं। क्यों? केमिकल पोल्यूशन करते हैं ना, पेस्टिसाइड, कॉस्मेटिक्स वगैरह, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, मैकेनिकल डैमेज, न्यूट्रिएंट लोडिंग या सेडिमेंट लोडिंग, ड्रेजिंग, शिपिंग, टूरिज्म, माइनिंग, कलेक्शन, थर्मल प्रोडक्शन पोल्यूशन, इंटेंसिव फिशिंग वगैरह वगैरह, इतने सारी चीज़ें हैं जो मैन मेड खतरा है इन रीफ को। और आपको मालूम है कोरल रीफ इकोसिस्टम पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें, ठीक है ना, तो मतलब घटता चला जा रहा है, पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं, ठीक है ना। अब मनुष्य की वजह से भी हो रहा है, नेचुरल की वजह से भी हो रहा है। रिसेंट हमने देखा कि बहुत ही कम दिखा है ना, मोस्टली तो एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट ही है, जैसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर देना, ओवर फिशिंग कर देना, इतना सेडिमेंट्स बढ़ा देना, न्यूट्रिएंट, भाई बता रही हूँ ना मैं, ये सबसे बहुत डैमेज हो रहा है। और कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी हैं, जैसे कि मान लो भाई बहुत भयानक तूफान आ जाता है, वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं, फ्लडिंग हो जाती है, हाई और लो टेम्परेचर एक्सट्रीम्स हो जाती है। अच्छा, एक बहुत बड़ा ये एल नीनो फिनोमिना है ना, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन इवेंट्स होते हैं, सब एरियल एक्सपोजर, प्रेडेटरी आउटब्रेक, एपिजूटिक्स, बहुत सारे वजह हैं, सबका अलग अलग आगे बताया भी है, तो चिंता मत करिएगा। तो कोरल रीफ ब्लीचिंग ये बहुत ही कॉमन स्ट्रेस रिस्पॉन्स है कोरल का। बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस जो मैंने बताया उसमें से आप ब्लीचिंग ज़रूर देखेंगे कि होने लग जाती है, चाहे जो भी दिक्कतें हों कोरल के साथ में। तो अब आपके दिमाग में चीज़ आई होगी कि अब ये क्या बात होती है ये मैम कोरल ब्लीचिंग क्या है, ज़रा यही बता दीजिए। देखो होता क्या है, ब्लीचिंग या पेलिंग कोरल कलर का, जो कोरल का कलर पेल होने लगता है, कब होता है? जब जो डेंसिटीज़ हैं, जो मात्रा में ज़ूज़ैंथले रह रहा है ना, तो अगर ज़ूज़ैंथले की जो मात्रा है, जो डेंसिटी, वो कम होने लग जाए, या फिर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंटेशन है जो ज़ूज़ैंथले के अंदर है ना, वही तो फोटोसिंथेसिस करता है ना, तभी तो रहता है, तो उसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंटेशन है वो यहाँ पे उसका कंसंट्रेशन कम होने लग जाए। ठीक, 2 कारण तो ये हो गए। तीसरा कारण, जब कोरल ब्लीच करते हैं तो ये कॉमनली क्या करते हैं कि 60 से लेके 90% है ना अपने ज़ूज़ैंथले को लूज़ कर देते हैं, खो देते हैं, और हर ज़ूज़ैंथले हो सकता है कि वो 50 से 80% अपना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट खो देता होगा। तो इससे यहाँ पे कलर देख लो पेल हो रहा है। अब मान लो बहुत ही स्ट्रेस कॉजिंग ब्लीचिंग है ना, इज़ नॉट टू सीवियर, एंड अगर ये मान लो कम हो रही है धीमे धीमे वक्त के साथ साथ, तो कोरल यूजुअली क्या करते हैं, जो अफेक्टेड कोरल्स हैं वो यूजुअली फिर से रीगेन हो जाते हैं, अपना रिश्ता वापस एल्गे के साथ बनाते हैं सेवरल कुछ हफ्तों कुछ महीनों में, अगर बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा है तो। ठीक है, देखो हेल्दी कोरल ऐसा लगता है, ब्लीच वाला ऐसा लगता है, डेड वाला तो ऐसा लगता है। ठीक है, और यहाँ से अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो रिकवरी भी हो जाती है। ठीक है, रिकवरी भी हो जाती है जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, अगर ज़ूज़ैंथले लगातार जो है लंबे वक्त तक लॉस होता जा रहा है, अगर ये स्ट्रेस लगातार बढ़ा रहा तो जो ज़ूज़ैंथले ख़त्म हुई उसकी पॉपुलेशन वो रिकवर नहीं होगी और कोरल मर जाएगा, क्योंकि साथ में जी रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, हाई टेम्परेचर और इरेडियंस स्ट्रेसर्स, और मतलब इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। समझ लीजिए जो एंजाइम सिस्टम जो ज़ूज़ैंथले के अंदर है वो डगमगाया, तो इससे क्या होता है, और एंजाइम सिस्टम जो है यही प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, तो ये दिक्कत हुआ तो ये फिर मरेगा। और फोटोसिंथेसिस हमेशा है ना, जो फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़ूज़ैंथले के अंदर रह रही है और वो टेम्परेचर के साथ अपना तालमेल बना के चलती है अबव 30 डिग्री सेल्सियस। और अगर इससे में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस आया है तो इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे डिसएसोसिएशन होगा, कोरल एल्गे सिम्बायोसिस का अलग हो गया ज़ूज़ैंथले कोरल से, तो फिर वो भी मरे तो साथ ही में रह रहे हैं ना। देखो कैसे रहते हैं, एल्गे रीफ कैसी है, ब्लीच्ड रीफ कैसी है और हेल्दी रीफ कैसी है। अब देखिए बहुत ही कम या हाई टेम्परेचर अचानक से हो गया, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है कि ज़ूज़ैंथले कम हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट
फिर वही वाली बात, उसका सेल नहीं काम करा, फिर वो हटे। तो इससे क्या है कि जो सब अलग अलग हो गए, है ना। दिस इन्वॉल्व द डिटैचमेंट ऑफ सीडेरियन एंडोडर्मल सेल्स अपने ज़ूज़ैंथिले से अलग होते हैं, और इससे क्या होता है कि दोनों ही सेल टाइप्स अलग हो गए और दोनों फिर वही धीमे धीमे जो है अलग हो जाएंगे, सब अलग होंगे, फिर मरेंगी। तो ये चीज़ें हैं टेम्परेचर का कैसे डिफरेंस पड़ता है। तो हमने ये आपको टोटल बताया इसके बारे में, कोरल रीफ के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टेप कॉर के बारे में। देखो, जो इफेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का और ग्लोबल वार्मिंग का, इसके साथ जो एल नीनो फिनोमेना होता है कोरल्स के ऊपर, ठीक है, तो जो कोरल्स के ऊपर ये दिक्कतें होती हैं, इससे बहुत भारी मात्रा में ब्लीचिंग हो जाती है और पूरे विश्व में देखने को मिल रही है। 1998 के अंदर तो देखने को बहुत मिली थी। इससे क्या हुआ, तो ये सब देखते हुए स्टेप कॉर को स्थापित करा गया। इस डिसीजन पे लेकर आए कि हम एक ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराएंगे हर एक 10 साल के बाद, और देखेंगे कि पूरे ही विश्व में जो ये रीफ हैं उनमें क्या, उनके स्टेटस में क्या प्रोग्रेस आई है, कितनी बढ़ी हैं, जो भी दिक्कतें थी वो कितनी सॉल्व हुई हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टेटस एंड प्रोटेक्शन ऑफ कोरल्स, जिसे हम लोग शॉर्ट में स्टेप कॉर कहते हैं, 2018 की, इसका थीम था रीफ फॉर लाइफ। क्या था थीम था रीफ फॉर लाइफ। और ये कब हुई थी, ये हुई थी अक्टूबर 2018 में। कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी बैंगरम में। बैंगरम कोरल आइलैंड जो है लक्षद्वीप का, यहाँ पे हुई थी, जिसमें डेलीगेट दोनों इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। अब साथियों, जो ये बैंगरम कोरल आइलैंड है, ये बहुत ही छोटा सा, सबसे छोटा कोरल आइलैंड है हमारे देश का, और लक्षद्वीप ने प्लान किया है कि हम एक इंटरनेशनल अटोल रिसर्च सेंटर यहाँ पे स्थापित करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोरल्स के ऊपर। ठीक, इतनी बात समझ में आए। अब एक बात ये समझनी है कि इकोलॉजिकल क्या वजहें हैं जो कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। देखिए, कोरल ब्लीचिंग एक जनरल रिस्पॉन्स है स्ट्रेस का। मैंने बताया स्ट्रेस कम होगा तो रिकवर हो भी जाता है। बहुत सारी वजहें होती हैं, हो सकता है कुछ इंडिविजुअल वजहें हो, कुछ हो सकता है मिलजुल के सब ने एक साथ कर दिया हो। तो इसलिए काफ़ी मुश्किल है पता लगाना कि एक्चुअली में ब्लीचिंग क्यों हो रही है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि टेम्परेचर एक बहुत बड़ी वजह माना जाता है, मेजर कॉज यही माना जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पानी के अंदर जो टेम्परेचर होता है ना, वो बड़ी तेज़ अफेक्ट जब करता है तो वहाँ के जानवरों को, प्लांटों को बड़ी एकदम से तेज़ ही में ही अफेक्ट कर देता है। तो कोरल स्पीशीज़ जो रहते हैं बहुत ही नैरो टेम्परेचर मार्जिन पे रहते हैं, है ना। तो अगर एकदम से मान लो बहुत ही गिर गया, टेम्परेचर हाई हो गया, तो इससे कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। हमने देखा है कि पानी का टेम्परेचर बढ़ा जब ज़्यादा, तो हम देखते हैं ज़्यादा ब्लीचिंग होती है। तो ये जो ब्लीचिंग होती है ना, ये एकदम से टेम्परेचर गिरने और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हो जाती है ना, जैसे मतलब कोल्ड एयर आउटब्रेक हो गया, कुछ भी ऐसा हुआ। तो ये तो एक वजह हो गई। दूसरी वजह है सोलर इरेडियंस। ये क्या है, देखो, ब्लीचिंग जो समर के, गर्मी के महीनों में होती है, सीजनल टेम्परेचर जब उसमें बदलता है, या जो है ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये होती है अलग अलग तरह से शैलो लिविंग कोरल्स में, जो ऊपर उथले पानी में रह रहे हैं, एंड ऑन द एक्सपोज सबमिट्स ऑफ कॉलोनीज। तो सोलर रेडिएशन जो है, ये कहा जाता है कि इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है कोरल ब्लीचिंग में। और दोनों ही, चाहे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की बात करें, दैट इज़ PAR 400 to 700 nm, और चाहे हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बात करें, दैट इज़ UVR 280 to 400 mm, ये दोनों ही जो है ब्लीचिंग को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आई बात सब एरियल एक्सपोजर की। तो मान लो एकदम से ही जो है ये एक्सपोजर हो गया, एकदम से ही रीफ फ्लैट, मतलब एक्सपोजर हो गया रीफ फ्लैट कोरल्स का एटमॉस्फेयर में अचानक से। ठीक है, जैसे मान लो एक्सट्रीम लो टाइड्स आ गई, या एनसो रिलेटेड कोई सी लेवल ड्रॉप हुआ, या टेक्टोनिक अपलिफ्ट हुआ, तो इससे भी क्या हो सकता है, ब्लीचिंग हो सकती है। फिर एक वजह है सेडिमेंटेशन। तो रिलेटिवली बहुत ही कम इंस्टेंसेस हमने कोरल ब्लीचिंग के देखे हैं जो सेडिमेंट से रिलेटेड देखे हैं साथियों। ये तो पॉसिबल है, बट इसमें कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन हमने देखा नहीं है कि होता भी कि नहीं होता है। सेडिमेंट लोडिंग, ये हमने देखा है कि ज़ूज़ैंथिले स्पीशी हो सकता है ब्लीच हो जाए, कोरल का नहीं देखा। खैर,
मतलब देखा क्या बहुत ही कम इवेंट्स हुए होंगे। अच्छा, अब बात आती है फ्रेश वाटर डाइल्यूशन की। तो एकदम से मान लो ऐसा हो जाए कि कोरल मतलब रैपिड डाइल्यूशन ऑफ रीव वाटर फ्रॉम स्टॉर्म जनरेटेड प्रेसिपिटेशन, एकदम से ऐसा हुआ, स्टॉर्म आया और ये सब हुआ, तो इससे क्या हुआ, एकदम से वहाँ से ये रन ऑफ हो गया, बह गई, ठीक है ना, तो इससे ब्लीचिंग हो जाए। जनरली ऐसी ब्लीचिंग जो है वो रेयर है और छोटे ही लेवल पे होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए कोरल रीफ ब्लीचिंग के बजाय अगर मान लो एक मात्रा में बढ़ गया है ना, एम्बिएंट एलिमेंट न्यूट्रिएंट मान लो बढ़ गया, उसके कंसंट्रेशन बढ़ गए। अब आप कहेंगे ये क्या होता है भैया, जैसे कि अमोनिया, नाइट्रेट, है ना, तो अगर ये सब चीज़ें की मात्रा बढ़ गई पानी के अंदर, तो इससे जूजेंथले की डेंसिटी 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब जूजेंथले बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि यूट्रोफिकेशन डायरेक्टली जूजेंथले के लॉस से नहीं रिलेटेड होता है, बट ये एक सेकेंडरी अफेक्ट हो सकता है, जैसे कि कोरल रीफ की रेजिस्टेंस जो होती है वो कम हो जाएगी, ठीक है, डिजीज़ जल्दी हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिएगा, ये जो यूट्रोफिकेशन मैंने बताया ना, तो इसके लिए जो भी अभी लेक्चर देख रहे हैं तो परेशान ना हो जाए, क्या बोल दिया मैम ने, ये सारा कुछ इसी ही चैप्टर का हिस्सा है और अच्छे से एक्सप्लेन किया है टॉपिक्स में, तो पूरा चैप्टर देखते हुए आएगा, ठीक। नेक्स्ट है जेनोबायोटिक। ये क्या होता है, देखिए जूजेंथले जब लॉस होते हैं, ख़त्म होते हैं, जब इनका लॉस होता है कोरल रीफ, तो फिर एक्सपोज हो गई है ना भाई, और ऊपर आ गई चीज़ें, ये केमिकल से मिलने लगी, जैसे कि सीयू, हर्बिसाइड्स, ऑयल के साथ मिल गई। तो क्योंकि कंसंट्रेशन जेनोबायोटिक्स का ये बढ़ा, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ये होता है, ये रिक्वायर्ड टू इंड्यूस जूजेंथले लॉस, है ना, ये जूजेंथले ख़त्म करेगा, और ब्लीचिंग ऐसी चीज़ों से एक्सट्रीमली देखने को मिल जाती है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर जगह पे ही दिखती है लेकिन दिख जाती है। उसके बाद एपिजूटिक्स, ये क्या है, देखो जो पैथोजन के द्वारा ब्लीचिंग हो, अलग अलग तरह से ब्लीचिंग जो होती है, ज़्यादातर जो कोरल में डिजीजेस होते हैं उससे एक पैची या पूरी ही कॉलोनी के, हो सकता है कुछ हिस्से में, या पूरे ही कोरल की ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि एक वाइट स्केलेटन छूट जाएगा। वाइट स्केलेटन जो छूटेगा, इसको आप ये मत करिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा ब्लीच कोरल से, ऐसा नहीं, स्केलेटन छूट जाएगा। बहुत सारे कम पैथोजेंस जो हैं वो मतलब पाए गए हैं कि हो सकता है कि इनकी वजह से होता हो, ये वजह बन हो हैं ट्रांसलूसेंट वाइट टिश्यूज़ के, उसमें से प्रोटोजोआन वगैरह आते हैं, तो ये है। अच्छा, अब एक बता दिए, ग्लोबल कोरल रीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटेड प्लेटफॉर्म, ये क्या है, देखिए ये जो ग्लोबल कोरल रीफ R&D एक्सेलरेटेड प्लेटफॉर्म है ना, ये एक इनोवेटिव एक्शन ओरिएंटेड इनिशिएटिव है। एम ये है कि हम एक ग्लोबल रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाएंगे। किस लिए बनाएंगे, ताकि रिसर्च, इनोवेशन और कैपेसिटी बिल्ड कर सकें, कोरल रीफ को कंजर्व करने के लिए जो भी काम हमें करना है, रिस्टोर करने के लिए, अडाप्ट करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो अभी एफर्ट्स चल रहे हैं, कमिटमेंट चल रही है कि हमको कोरल रीफ को कंजर्व करना है और आगे डिग्रेड होने से रोकना है, उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इतनी बात हमने करी। अच्छा, दो बॉक्स दिए हैं बीच में, मैंने सोचा डिस्टर्ब करने से अच्छा है, टॉपिक चेंज करने से अच्छा डू यू नो के ज्ञानवर्धक बातें हैं। एक तो ये कहते हैं कि जो सारे स्पाइडर्स होते हैं ना, ये सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। सारे स्पाइडर्स नहीं, मतलब यहाँ बट नॉट ऑल, देखो सारे स्पाइडर्स सिल्क को तो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, लेकिन सारे स्पाइडर्स जो है वो स्पिन नहीं करते वेब्स को, जाल को, सिल्क को ये यूज़ करते हैं क्लाइम करने के लिए, इधर से उधर। आपने देखा होगा ऊपर से छोटी वाली जो गिरती है ना स्पाइडर, वैसे जो है जाल अपना गिराती है, लेकिन जाला नहीं बनाती है। जब जाला बनाना होता है ना, तो ये स्मूथ इनको दीवारें चाहिए होती हैं, या ऐसा कुछ बरूस टाइप की, है ना, तो वहाँ पे अंडे पंडे देते हैं, फिर उसमें इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसा होता है। अच्छा, एक और ज्ञानवर्धक बात है, वो ये है कि इंडिया ने अपनी नेशनल बायोडाइवर्सिटी प्लान एक्शन प्लान को जो है वो अपडेट करा, एंड इसे जो है डेवलप करा 12 और नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट को 2014 में, किस हिसाब से, वो जो 20 ग्लोबल एशी बायोडाइवर्सिटी टारगेट है ना, उसके हिसाब से। चलो खैर, अब
इसी कोरल रीफ को चलते एक लास्ट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो सोचते हैं चैप्टर 5 ही पढ़ाएंगे, नहीं तो ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा, एक पार्ट और कर लेंगे। चलो खैर लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। ये है गवर्नमेंट मेजर्स टू प्रोटेक्ट द मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ, या कोस्टल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने क्या किया, थोड़ा ये जानिए। सरकार देखिए काम तो कर ही रही है ना, और रेगुलेटरी मेजर्स के अंदर कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 का निकाला गया था। इसके साथ आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन 2011 का निकाला गया था। ये दोनों ही डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को डील करते अलॉन्ग विद द सी कोस्ट एंड टाइडल इन्फ्लुएंस वाटर बॉडीज़, जो कि हम आगे चैप्टर नंबर 25 आएगा उसमें अच्छे से आपको डिस्कस करके बताएंगे। उसके साथ मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ एरियाज़ को भी कैरेक्टराइज करा गया है एज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ के तौर पे CRZ1, एंड कोई भी नई कंस्ट्रक्शंस को अलाउ नहीं करा गया है एक्सेप्ट उन प्रोजेक्ट्स के जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हो। पाइपलाइंस, कन्वेइंग सिस्टम जैसे ट्रांसमिशन लाइन इंस्टॉलेशन, वेदर रडार का मॉनिटरिंग करने के लिए साइक्लोन के मूवमेंट की, और प्रिडिक्शन करने के लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और कंस्ट्रक्शन ट्रांस हार्बर सी लिंक और का। लेकिन इन सब में भी ये कहा गया है कि टाइडल फ्लो पानी का अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब इन्फोर्स और इम्प्लीमेंट करने के लिए इस CRZ को और IPZ की नोटिफिकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने यहाँ पे नेशनल एंड स्टेट UT लेवल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को भी जो है वो बनाया है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने फाइनेंशियल पैसा वैसा भी दिया है कोस्टल स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज़ को, जिन्होंने रिक्वेस्ट करा कि हम भैया ये जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं कि हम उस हिसाब से मैंग्रोव्स और कोरल रीफ को करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। कोरल रीफ को इंक्लूड करा गया शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, ये भी करा गया किस लिए कि भैया ये ना हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन के अंदर डाला गया इसको। इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे नेशनल पार्क हो गए, 96 सेंचुरीज़ हो गई, 3 मरीन बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, इन सबको पूरे देश के अंदर बनाया गया इस प्रोविजन के अंदर ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, ताकि जो मरीन लाइफ है इंक्लूडिंग कोरल रीफ इनको प्रोटेक्ट करें। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को भी यहाँ सेटअप किया गया ताकि और मजबूत हो, इन्फोर्समेंट हो अच्छे से लॉ का, किस लिए, ताकि कंट्रोल हो पोचिंग, इलीगल ट्रेड वाइल्ड लाइफ और उसके प्रोडक्ट्स में। तो ये सारी कहानियाँ हैं। अच्छा, एक लास्ट का बॉक्स देख लेते हैं। डू यू नो, ज्ञानवर्धक बातें ये हैं कि मिनिस्ट्री ने यहाँ पार्टनरशिप करी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में ग्लोबल प्रोजेक्ट के ऊपर ऑन बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव, जिसे बायोफिन कहते हैं। तो ये बात है। नेक्स्ट में हम कोस्टल इकोसिस्टम को समझेंगे और उसी में ही चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आधे घंटे के लेक्चर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं एक के कंपैरिजन में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अच्छा लगा लेक्चर तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सारे ही सोशल मीडिया के लिंक्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियोज़ आप फेसबुक पर भी पा जाएंगे, तो हर जगह पर मुझे फॉलो कर लीजिए। हर चीज़ ज्ञानवर्धक बातें आपको मिलेंगी। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मुझे मेरे काम में सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू so much. Have a nice day. Take care.